नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे ख्याल से तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो ये आज तीसरा वीडियो है। एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करते हैं, उनको ये वीडियोस मिलते रहेंगे और आपका पूरा सिलेबस जो है वो इसी में ही करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ और भी चीज़ें जानेंगे जो कि आपकी सीधे डायरेक्टली एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो ज़रा हेडिंग डाल लो, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। ठीक है, अब एक्चुअली ये जो टर्म है गुरुत्वाकर्षण, इसका हम लोग इसके बारे में गुरुत्वाकर्षण के बारे में मेरे ख्याल से ज़्यादातर सभी को पता है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, ये सब चीज़ें पता है। लेकिन जो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो कि चीज़ें आप मतलब इग्नोर मार देते हो। पता तो सबको लेकिन एग्जाम में वो नहीं आता। आप एग्जाम में ये नहीं आएगा कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। एग्जाम में जो आता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सबको पता है गुरुत्वाकर्षण क्या है। गुरुत्वाकर्षण जो है वो एक तरीके का बल है, एक फोर्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बल और फोर्स। ये एक फोर्स होता है। और रेड पेन से जो चीज़ लिखूंगा उसको समझ लेना कि ये चीज़ जो है ये आकर्षण बल होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा बल आकर्षण बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल रहता है हमेशा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, आकर्षण बल है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये आकर्षण बल होता है। और दूसरी चीज़, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हमने पढ़ा, हमने न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा। ठीक है, उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। और सबसे कमज़ोर बल जो होता है, सबसे कमज़ोर फोर्स जो होता है, तो वो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण का हमने गुरुत्वाकर्षण क्या है, एक तरीके का बल है। ठीक है, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बोलना। गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण एक तरीके से मानिए करिए एक बल है, तभी हम इसको पूरा बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि ये बल की भांति काम कर रहा है। ये फोर्स की तरह जो है चीज, इसके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बल की भांति है, इसलिए हम इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब और कुछ चीजें जान लीजिए। मेरे ख्याल से गुरुत्वाकर्षण समझ में आया होगा। अब एक टर्म आती है, वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी, ठीक है, हमने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी जो है, जब कोई भी पिंड हो गया, कोई भी मनुष्य हो गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि ग्रेविटी को फील कर सकती है, तो जब उसको हम अर्थ पे, मतलब अपनी पृथ्वी पे फील करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ग्रेविटी। यही जब स्पेस में पहुंच जाती है तब हम उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लेकिन एक और अंतर है। एक अंतर क्या है, ग्रेविटी में मैंने आपको बताया कि आप अगर अर्थ पे हो तो ग्रेविटी बोलोगे। ठीक है, और जब आप इसमें स्पेस में पहुंच जाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स मेनली क्या होता है, जब दो लोग दो पिंड या फिर दो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती है, उनके बीच में जब कोई फोर्स लगना शुरू करता है, तब हम उसको फोर्स का नाम बोल देते हैं। एक्चुअल में लैंग्वेज में, अगर बुकिश लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वो यही है जो मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेविटी क्या है, जब हम अर्थ पे जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को जब हम अर्थ पे बोलते हैं, जब हम ग्रेविटी को अर्थ पे जब हम ग्रेविटी को नापते हैं, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स ना करते, गुरुत्वाकर्षण ना बोल के हम ग्रेविटी बोलते हैं। और जब ऊपर जाते हैं, अर्थ से ऊपर उठते हैं, तो हम उसको ग्रेविटेशन बोल देते हैं। और फिर जब दो पिंडों के बीच में लगता है तो हम उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीज़ें जानने वाली थी, वो मैंने बता दी। अब हेडिंग डाल दो, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। हेडिंग डालो, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है,
तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, अब इसमें एक्चुअली मैं पहले नियम के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए, न्यूटन ने दो चीज़ें बताई। कि न्यूटन ने बताया कि अगर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो पिंडों के बीच में लगता है, ठीक है, दो सेलेस्टियल बॉडी, दो यूनिवर्सल बॉडी, यूनिवर्स में जो बॉडीज़ हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गई, या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब है जो ये बड़े बड़े पिंड होते हैं, उल्का पिंड हो गए और जो प्लैनेट हो गए, ठीक है, सन मून है, अर्थ और सन, इनको बोलते हैं, जो बड़ी बॉडीज़ होती हैं इनको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है। तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। चलिए, एक चीज़ समझ में आई। तो न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो पिंड हैं, कोई भी दो वस्तु जो पिंड है उनका मास m1 ले रहा हूँ, इसको m2 ले रहा हूँ, उनके मास के गुणनखंड के समानुपाती होता है। फोर्स जो है वो मास के m1 m2 m2 m1 इंटू m2 के समानुपाती होता है। दूसरा क्या बताया? दूसरा बताया कि जो ये पिंड होंगे या फिर जो भी ये जो दो वस्तु हैं, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो इनकी डिस्टेंस है, इन दोनों की डिस्टेंस है, इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के रिवर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है 1/r²। ये दो चीज़ें बताई थी, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आएगा कि न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ के अनुसार, नीचे लिख देगा फोर्स जो है वो मास के, फोर्स जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होता है, वो दोनों पिंडों के जो मास हैं उनका जो है एडिशन होता है। बोल देगा कि उनका जो है मल्टीप्लिकेशन होता है, या फिर बोल देगा कि दोनों पिंडों की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर बोल देगा दोनों की जो है पिंडों की दूरी के बीच के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि मान के देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपसे बोल दिया अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, और बोल देगा कि इनमें से कौन सा सही है। अब पहला ऑप्शन दे देगा आपको कि जो F जो है वो प्रोपोर्शनल होता है, दोनों पिंड है m1 प्लस m2 के। दूसरा ऑप्शन दे देगा कि F जो है वो प्रोपोर्शनल होता है m2 1 इंटू m2, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे देगा कि F प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। और चौथा ऑप्शन दे देगा F प्रोपोर्शनल होता है, मतलब प्रोपोर्शनल इन द सेंस जो है समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ये साइन तो पहचानते होंगे। F प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। और नीचे दे देगा इन निम्न में से कौन से, ठीक है, ऑप्शन दे देगा नीचे, एक सेकेंड, ऑप्शन दे देगा नीचे, उसमें बोल देगा, पहला दे देगा ओनली 1, दूसरा दे देगा 2 एंड ऑप्शन 4, ठीक है, और 2 दे देगा कि 1 2 3 4 चारों ठीक है, और दे देगा कि जो है ओनली 3। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। समझ रहे हैं मेरी बात? और ये वही बंदा कर सकता है जिसने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा हो या फिर ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में पता हो। देख रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपका पूरा। अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल लॉ बता दिया कि क्या होता है, फिर उसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और फिर ये आपको ऑप्शन टिक मारने होंगे। तो ये जो चीज़ है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज़ उतार लेना क्वेश्चन को, जो आपको आगे याद दिलाता रहेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी चीज़ें, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो हम थे ग्रेविटेशन लॉ पे, ठीक है, हाँ। तो अब क्या है, अब ये दो चीज़ें बताएंगे, तो हम क्या करेंगे, जब ये समानुपाती हटाएंगे तो एक ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेते हैं g, और ये हो गया m1, ये हो गया m2/r², ठीक है। ये न्यूटन्स का ग्रेविटेशन का फॉर्मूला था, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और बनता है, वो कैसे बनता है, वो बोल देगा कि बताइए
कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है, निशांक बोलते हैं शायद जिसे हिंदी में, उसकी उसका मान कितना होता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो कैपिटल जी होता है उसका वैल्यू होता है 6.67, ये बहुत रट लेना, इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है वो दे देगा आपको कि बताइए कि कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है कभी, और ऑप्शन दे देगा 6.68 इंटू 10⁻, मतलब कभी जो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें चेंज कर देगा, कभी आपकी जो ये यूनिट है, ये जो यूनिट है ना, ऐसा यूनिट जो है ये कभी कभी इसमें चेंज कर देगा। तो पूरी याद कर लेना एज इट इज़, ये इंपॉर्टेंट है। ये सीधे सीधे पूछ लेगा, अगर हार्ड पेपर नहीं बनेगा तो जी की वैल्यू पूछ लेगा, कभी कभी जो है आपको 6.67 में घुमाएगा, कभी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर में घुमाता रहेगा। तो जिसको एग्जैक्ट पूरी याद होगी यूनिट सहित, मतलब ऐसा यूनिट सहित जिसको याद होगी, वही बंदा ये क्वेश्चन सही कर पाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब एक टर्म आती है गुरुत्वीय त्वरण, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं इसको। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, हिंदी में भी लिखूंगा, इंग्लिश में भी लिखूंगा। आप लोगों के मैसेज आए थे कि सर हिंदी में नहीं आप लिखते हैं, तो मैं हिंदी में भी उस टर्म को लिख रहा हूँ, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम बोलते हैं स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, देखिए जब हम, आपको पता है मैंने बताया आपको ग्रेविटी, ये हम अभी अर्थ पे हैं। ठीक है, हम ये अर्थ पे हैं और ये कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका मास जो है वो m है। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी अर्थ से कांटेक्ट में है तो सिंपल सी बात है, आपको मैं बताऊं कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, तो अर्थ पे है क्योंकि, तो हम इसको ग्रेविटेशनल ना बोल के हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो जिसकी वजह से ग्रेविटी क्या है, एक फोर्स है, और इसकी वजह से जब फोर्स है तो त्वरण भी आएगा। न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा है, F=ma, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, F=ma हमने पढ़ा है। ठीक है, तो जब सॉरी, जब आपका फोर्स है, ग्रेविटी भी एक फोर्स है, तो क्या है, तो आपका जो है क्या नाम है, एक एक्सेलरेशन भी आएगा। तो उसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोल रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ गए आप। और इसका मान भी याद रखना है आपको, इसकी भी पूरी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको। स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है, बोल देगा कि जो है स्मॉल जी की क्या वैल्यू होती है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड और न्यूटन kg-1, ये वैल्यू याद रखना आप लोग। ये आपको इसमें बोल देगा कभी 9.8 में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, कभी मात्रा में, मतलब यूनिट जो है ms-2, इसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं, ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन सीधे सीधे आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है एक टर्म आती है रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है एंड स्मॉल जी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है गुरुत्वीय त्वरण है, इसमें एक रिलेशन होता है। तो कभी कभार क्या होता है, वो उस रिलेशन का फॉर्मूला पूछ लेता है आपसे कि हाँ इसमें रिलेशन क्या होगा। तो आप एक तो इसका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। वैसे फाइंड आउट तो नहीं आता, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि फिर आप कहोगे सर आप तो सब, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दे रहे हो। तो देखो, मान लो जब स्मॉल जी की बात हो रही है तो एक जगह हम एक जो पिंड है उसको अर्थ कंसिडर करेंगे। तो मान के चलो अर्थ, एक पिंड अर्थ है, उसका अर्थ का मास जो है हमने मान लिया कैपिटल ME है, और दूसरा पिंड जो लग रहा, मतलब जिनके बीच में ये ग्रेविटेशनल, जिनके बीच में ये जो हम रिलेट करेंगे, रिलेशन निकालेंगे, दूसरा जो पिंड होगा या फिर दूसरा बॉडी है वो स्मॉल m की है। ठीक है,
और क्योंकि जब अर्थ ले रहे हैं तो अर्थ की रेडियस लेनी पड़ेगी हमें, इन दोनों बीच की दूरी क्या होगी, अर्थ की रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ, त्रिज्या अर्थ की, वो कैपिटल आ रही है। ठीक है, अब आपको पता है कि जिसकी यहाँ पे समझिए ये अर्थ है और ये स्मॉल एम की बॉडी है, अर्थ की रेडियस से उस पर जो है एक आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अर्थ और उस पिंड के बीच में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी लेंगे, कैपिटल एम लिखेंगे, दूसरा स्मॉल एम और अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज और पता होगी कि हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा कि एक और फोर्स भी तो लगता है, एफ इक्वल्स टू एम ए, जिसमें ए क्या होता है, ए आपका होता है रेखीय एक्सेलरेशन, मतलब रेखीय त्वरण, क्योंकि यहाँ पे सीधी गति तो हो नहीं रही, यहाँ पे ग्रेविटेशन के थ्रू गति हो रही है, तो यहाँ पे जो ए है वो जी हो जाएगा। तो आप ये बताइए, जैसे कि हम ये एक पिंड जो है इसको और मतलब सही से समझते हैं, जैसे कि ये एक जो है हमने वेट एम लटका रखा है नीचे, तो जब लटका रखा है तो उस पर ऊपर से बल लगता है ना, एम जी लगता है कि नहीं लगता है, एम जी, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी जो जो यहाँ पर भी तो एक बल लगेगा इसके ऊपर, ये अर्थ जो है अपनी तरफ खींचेगी इस पिंड को, सेकंड वाले पिंड को, इस वाले पिंड को जिसका स्मॉल एम, इसको खींचेगी कि नहीं खींचेगी, तो यहाँ पे बल क्या लगेगा, एम जी लगेगा, इक्वल्स टू जी एम ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम बटे आर ई का स्क्वायर। बस कुछ नहीं है, काट दिया मैंने सामने से। ठीक है, और तो जी की वैल्यू आ गई कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये सीधे सीधे कभी कभार आपसे पूछ लेता है, तो इस चीज़ को जो है ना, इस चीज़ को जो है लिख लेना, सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ लेगा कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे जाते हैं कि जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्मॉल जी होता है वो मैक्सिमम होता है कहाँ पर, पोल्स पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं ना अपने अर्थ के, जैसे कि ये अर्थ है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, और ये आपकी इक्वेटर गई है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो होगा नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, और मिनिमम जो होगा वो होगा इक्वेटर पे। बस ये क्वेश्चन, ये चीज़ याद रखना, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है एट इक्वेटर। ठीक है, इस पे मिनिमम होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, माइनस में होती है, मिनिमम होगी, या फिर पॉजिटिव में होती है, तो आप मिनिमम लगा के आओगे। तो समझ रहे हो, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ आप एक एप्लीकेशन, जो जी की एप्लीकेशन है, स्मॉल जी एप्लीकेशन है, मतलब इनके डेली लाइफ में यूसेज जो होते हैं, जैसे कि लिफ्ट वाला एग्जाम्पल हो गया, बहुत बार पूछा जाता है, तो मैं उसी को लेके कुछ क्वेश्चन, कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, उनको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं और कॉमन सेंस की चीज़ें होती हैं। जैसे देखो, पहले हम बात करते हैं लिफ्ट की, बात करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल से यूज़ भी करी होगी कि बिल्डिंगों में लिफ्ट लगी होती है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, पहला केस लेते हैं, लिफ्ट का केस वन। केस वन, ठीक है, इस केस वन में क्या है कि मान लीजिए कि ये कोई लिफ्ट है। ठीक है, ये कोई लिफ्ट है और जो है ये ऊपर जा रही है। ठीक है, ये ऊपर जा रही है, जब ये लिफ्ट है तो ऊपर जा रही है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कोई वेग होगा, और उसका कुछ त्वरण भी होगा। तो मान लेते हैं इसका ए जो है वो त्वरण है, मतलब एक्सेलरेशन इसका ए है, उस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए, और जो है क्या नाम है सॉरी, इसके अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, ये रहा, इसके अंदर एक बंदा है। ठीक है, बंदा बैठा हुआ है, इसका मास जो है ना वो m है, m मास का बंदा बैठा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ।
अब आप मुझे ये बताइए कि तो ये जो इसके अंदर जो बंदा बैठा हुआ है, ये जिसका मास m है, इसका वेट कितना होगा? आपको मैंने बताया वेट और मास में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो है आपका वेट सदिश राशि होती है, तभी उसके नीचे mg लगता है नीचे की तरफ, और मास जो है वो हमेशा बराबर रहता है। मास जो है वो अदिश राशि होती है, ठीक है। मास कभी चेंज नहीं होता, वेट चेंज हो जाता है, ठीक है। दोबारा बता दिया, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताइए इसका वेट क्या होगा। देखो, अब ये ऊपर जा रही है, ए एक्सेलरेशन से जा रही है, ठीक है। तो इसमें एक फोर्स लग रहा होगा mg, F=mg। ये जो F=mg किस पे लग रहा होगा? इस जो अंदर बंदा बैठा है, जो बच्चा बैठा है इसके अंदर, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मास है, और ये जब ऊपर जा रही है तो ऊपर जाने का मतलब है कि इसको अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, तो mg लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है क्या नाम है आपका लिफ्ट है, इसका भी तो एक एक्सेलरेशन है, त्वरण है, जो कि a है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वेट दोनों जो फोर्स हैं वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो टोटल वेट होगा वो होगा mg प्लस ma। तो आपको कैसा लगेगा? आपको ऐसा लगेगा कि जो है आपका जो वेट है वो बढ़ गया है। तो यहाँ पे वेट जो है वो लिख लेना नीचे, इंक्रीज हो गया है। क्वेश्चन ऐसे आता है, लिफ्ट अगर ऊपर जाती है तो जो उसके अंदर यात्री बैठे हैं या फिर उसके अंदर जो बच्चा बैठा हो तो उसका वेट कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है? तो आप लिखेंगे बढ़ जाता है, ठीक है। 21 समझ में आ गई। अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ले रहा हूँ। दूसरा केस में क्या है कि आपका लिफ्ट जो है वो नीचे आ रही है, ठीक है, और ए एक्सेलरेशन है, लिफ्ट नीचे आ रही है। तो क्या होगा आपका? तो जो है तो आपका क्या होगा, जो mg लग रहा है नीचे, और mg आपका नीचे लग रहा है, ठीक है। और आपका जो फोर्स है, मेरे ख्याल से यहाँ पर एक गलती हो गई है, उसको सुधार लीजिए। ये जो है यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि आपका जब ये आप ऊपर जा रहे हैं तो जो फोर्स लगेगा वो एफ ए लगेगा ऊपर, F=ma लगेगा ऊपर की तरफ, और mg उसको नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सुधार लीजिए बस। तो जो है हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन का त्वरण है वो ज़्यादा है, तो ma माइनस mg, ठीक है। सॉरी, हम मान के चल रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा है, तो mg माइनस ma, ठीक है। अब क्या हुआ, जब दोनों लिफ्ट नीचे आ रही होगी तो ma भी नीचे, F=ma है वो भी नीचे लग रहा होगा, और mg भी तो नीचे लग रहा होगा, ठीक है, जो उसको खींच रही है। तो वेट क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा mg प्लस ma। तो मतलब क्या हुआ, वेट बढ़ जाएगा, ऊपर वाले में घटेगा, ठीक है। अब एक केस और आता है, एक केस क्या आता है कि केस थ्री ले लेते हैं। अगर जो है वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो, मतलब एक्सेलरेशन ना बने। मैंने आपको बताया था कि चेंज इन एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन की जो दर होती है, वेग में परिवर्तन जो होता है वो एक्सेलरेशन को, त्वरण को जो है उत्पन्न करता है। एक्सेलरेशन जो है वो कैसे निकलता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है भाई, वेट में कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब जो वेग है वो जो है आपका कांस्टेंट है, एक तरीके से चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या होगा, तो आपका जो वेट होगा ना उसमें नो चेंज, कोई चेंज, ना कम लगेगा ना ज़्यादा लगेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये हो गया। और एक कंडीशन क्या होती है? एक कंडीशन होती है कि आपका, कि मान के चलिए कि ऊपर से लिफ्ट की जो रोप है वो टूट गई, तो नीचे की तरफ आ रही है, फ्री फॉल जिसको बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। तो क्या होगा, उसमें ए जो है और जी है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वेट उसमें जीरो हो जाता है।
जैसे कि मान के चलिए लिफ्ट है ये लिफ्ट है, ये बंधी हुई है, अचानक ये टूट जाती है तो लिफ्ट नीचे की तरफ रो करेगी, नीचे की तरफ जो है वो टूट के गिर मतलब नीचे की तरफ आएगी। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे इसका जो जी है, जो कि लग रहा है 9.8, और जो जो नीचे गिरने की वजह से जो स्पीड है उसमें जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो होगा ए। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है, तो वेट जो हो उस टाइम पे जो उस बच्चे का वेट होगा वो जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा, क्योंकि भाई एम जी माइनस एम ए करेंगे, ए और जी बराबर है तो दोनों कट जाएंगे तो वेट आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो ये 4 केस बनते हैं, इन चारों केसों को ध्यान रखना है। इन चारों केसों से क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे कि जो मैंने आपको बताया, आपको ऐसी केस दे देगा और सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब आगे बढ़ रहा हूँ। अगला टॉपिक है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। इससे सीधे सीधे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, पलायन वेग, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, पलायन वेग जो होता है उसकी आपको कुछ नहीं है, बस उसका सीधे एक ही चीज़ याद रखनी है कि पलायन, अर्थ से पलायन करने के लिए, मतलब अर्थ से जब किसी चीज़ को स्पेस में भेजने के लिए कितना पलायन वेग एटलीस्ट होना चाहिए जिससे कि वो पलायन कर जाए, मतलब अर्थ के जो ग्रेविटेशनल जो एरिया है उसको छोड़ के और वो स्पेस में पहुंच जाए, तो वो होता है 11.2। इसको याद रखिए, बस यही पूछा जाता है 11.2। पूरा याद रखना है, मैंने आपको बताया कोई भी वैल्यू होता है पूरी याद रख, किलोमीटर पर सेकेंड, ये पूरी वैल्यू याद रखना। ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसे उठ के आता है, पलायन वेग की वैल्यू क्या होती है, अर्थ से पलायन करने के लिए वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ चीज़ें और हैं उनको और ध्यान रख लीजिए जो आपके क्वेश्चन आते हैं कि अर्थ और मून, ये नोट करते जाना, अर्थ और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स में का रेशियो क्या होता है, तो वो होता है 6:1। ठीक है, अगर मून पे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक लगेगा तो अर्थ पे 6 गुना लगता है, मतलब 6 गुना होता है। ठीक है, तो ये रेशियो पूछ लिया जाता है, ये आता है। ठीक है, अब जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल ले लूँ मैं, आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि वो बोल देगा कि अर्थ पे किसी बालक का भार जो है वो 60 kg है, तो मून पे कितना होगा, तो मून पे 10 kg होगा। सिंपल सी बात है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, बस इस चीज़ को ध्यान रखना, इस रेशियो को ध्यान रखना, काम आपका बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अर्थ पे जो है भार जो है वो है आपका 60 kg है, तो मून पे भार कितना होगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो याद रखिएगा, तो जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो पलायन वेग हो गया, ग्रेविटेशन का पूरा चीज़ जो जो आ सकता था वो मैंने सब बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इतना कर लोगे काम का क्वेश्चन का काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूँ, आगे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो छोटी सी चीज़ बती है, वो है केपलर के नियम। ठीक है, केपलर के नियम पूछ लिए जाते हैं, पहला नियम क्या कहलाता है, दूसरा नियम क्या कहलाता है, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, तो जिससे कि आप वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के ना आए। केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी। केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी, केपलर्स के नियम। तो देखिए मैं आपको फिगर से समझा दे रहा हूँ, बस उसी में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, फर्स्ट लॉ, पहला लॉ क्या बोलता है, पहला लॉ ये बोलता है कि, सही से बना देता हूँ। ठीक है, तो पहला लॉ ये बोलता है कि आपका जो सन है, ठीक है, ये आपका सन है,
ठीक है। ये आपका जो सन है ये सेंटर में है, और उसके चारों तरफ आपके जो प्लैनेट हैं वो सब दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड जो है वो है दीर्घ वृत्ताकार। ये जो है आपकी, इसको थोड़ा और मैं रंगीन बना दूँ, एक सेकेंड। और ये आपके प्लैनेट हैं, जैसे कि मान के चलिए ये राइट प्लैनेट, ठीक है। ये अर्थ है, ठीक है। तो सन जो है, ये सन है आपका। तो सन के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में जो है चक्कर लगा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, केपलर के पहले नियम के अनुसार जो प्लैनेट है वो अर्थ के चारों तरफ किस फिगर में या फिर किस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं, किस फिगर में, एक्चुअली पूछते हैं फिगर, पूछते हैं किस फिगर में, किस आकृति में चक्कर लगा रहे हैं। तो आपको नोट करने वाली बात यहाँ पर है जो है इलेप्टिकल इलेप्टिकल फॉर्म, या फिर हिंदी में बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। बस इस चीज को याद रखना, दीर्घ वृत्ताकार उसमें चक्कर लगाते हैं। पहली चीज हो गई। अब दूसरा नियम, ठीक है। सेकंड नियम इसी में देख लो। सेकंड नियम क्या कहलाता है? सेकंड नियम बोलता है कि किसी भी एक क्षण में, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल में, मतलब किसी भी समय समय लिमिट, या समय की जो लिमिट होती है, टाइम की जो लिमिट होती है, उसमें जो है जितना एक प्लैनेट सन से आर्क, रेडियस ऑफ आर्क बनाएगा, उतना ही दूसरा बनाएगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर है, यहाँ पर जो है वीनस है, ये वीनस है, ठीक है। ये वीनस प्लैनेट है मान के चलिए, ठीक है। और ये प्लैनेट आपसे, ये रहा सन, ठीक है। और ये सेकेंड, तो इसमें बस ये बोला जा रहा है कि जो ये आर्क बनी है ना, आर्क ऑफ एरिया बना है, मतलब रेडियस ऑफ एरिया बना है, ये वाला अभी बता रहा हूँ आपको, ये वाला एरिया, ठीक है, ये बराबर होगा इस वाले एरिया के। और इस आर्क बनाने के लिए अगर ये अर्थ जो है वो टी टाइम ले रहा है, तो वीनस भी टी टाइम ही लेगा। बस ये है न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूटन के तीसरे लॉ की, ठीक है। इसमें फिगर मैंने आपको समझा दिया, तो फिगर में ही बना लेना है कि मेक, इंग्लिश में मैं आपको बोल दे रहा हूँ, हिंदी में बताऊंगा, मेक एन आर्क इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है। जो आर्क बनेगी, दोनों की जो आर्क होगी वो इक्वल होगी और इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में बनेगी, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में बनेगी। मतलब टी समय में अगर वीनस जितनी आर्क बनाएगा, उतना ही टी समय में अर्थ उतनी आर्क बनाएगी सन से, ठीक है। ये तो हो गया दूसरा नियम। अब तीसरा नियम के ऊपर मैं आ रहा हूँ सीधे सीधे। तीसरे नियम के लिए थोड़ी फिगर दूसरी बनानी पड़ेगी, तो देख लेते हैं। देखिए मैंने ये बना दी फिगर, ठीक है। ठीक है, मैंने ये फिगर बना दी। ये है आपका सन, ठीक है। तो ये बताया गया न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार। न्यूटन्स के थर्ड लॉ में क्या आता है? न्यूटन्स के थर्ड लॉ में आपसे सीधे सीधे ना वो क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब जो उसका कंक्लूजन है, जो उसका जो फॉर्मूला है वो पूछ लेता है। तो देखिए यहाँ पर जब हम दूरी वगैरह नापते हैं तो दो एक्सिस होती हैं, एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है। तो जो लंबी वाली है ना, ये वाली, ये होती है
ये होती है मेजर एक्सिस, क्योंकि ये आधी है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, और ये होगी आपकी ये वाली, इसको मैं ए मान ले रहा हूँ और इसको मैं बी मान ले रहा हूँ, ये होगी सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, अब ये सन है हमारा, ये हमारा सन है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर अर्थ है हमारी, ध्यान से समझिएगा, बहुत मतलब ज़्यादा कोई टफ नहीं है। और हुआ क्या कि जो अर्थ है वो सन का एक पूरा चक्कर लगाने में, एक सेकंड, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, तो जो सन है, ये अर्थ है, अर्थ जो है सन का एक पूरा चक्कर ऐसे तो लगाएगी, ये चक्कर लगाने में, ये चक्कर लगाया, इसमें कैपिटल टी टाइम ले लेती है। तो ये बताया गया है जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ के नियम के अनुसार कि जितना समय अर्थ जो है या फिर कोई प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाने में ले लेता है कि वो समानुपाती होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। ठीक है, समय का जो वर्ग है, सॉरी, समय का वर्ग जो है वो समानुपाती होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। बस ये आपसे डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाता है, तो इस रिलेशन को याद रखना। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ, अर्थ जो है वो सन के चारों ओर जितना समय लेगी उसका वर्ग, उसका स्क्वायर जो है वो समानुपाती होगा, मतलब प्रोपोर्शन में होगा किसके, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, सेमी मेजर एक्सिस के घन के। सेमी मेजर एक्सिस आपको दिख ही रही है, तो ये हो गया भाई थर्ड लॉ आपका। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से को सेमी मेजर, ठीक है, अब क्या है कि अब आगे बढ़ते हैं। तो केपलर के नियम वगैरह सब खत्म हो गए हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो और समझने की हैं, जो कि आपसे सीधे सीधे ये पूछी जाती हैं, तो ज़्यादा मतलब इसको, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, बस थोड़ा थोड़ा जान लेना है। जैसे कि हुक्स का नियम क्या होता है, सीधे सीधे आता है, हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स का नियम क्या होता है, हुक्स का नियम ये बताता है कि जैसे कि मान के चलिए कि ये, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा सारी चीज़ें। ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, तो उसका नियम ये बताता है कि अगर हम, और आपने क्या करा, यहाँ से एक एक्सटर्नल फोर्स बल लगाना शुरू करा, तो हुआ क्या, हुआ ये कि अब ये जो है, जो आपकी स्प्रिंग है, ये जो है छोटी हो गई। ठीक है, आपने बल लगा रखा है यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से छोटी हो गई। तो हुक्स का नियम ये बताता है कि ये बाह्य बल लगाने की वजह से एक्चुअली जो ये बॉडी है, ये जो स्प्रिंग है, इसमें एक स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस जो है डेवलप होता है बॉडी में, जो कि क्या करता है, स्ट्रेस डेवलप की वजह से क्या करता है, बॉडी जो है बॉडी को रिफॉर्म कर देता है, बॉडी का शेप में चेंज कर देता है। आपने बाह्य बल लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या हुआ, एक प्रतिबल, बॉडी के अंदर एक प्रतिबल आया, मतलब एक स्ट्रेस आया। और जो वो स्ट्रेस है ना, वो हुक्स ये बताता है, हुक्स ने ये बताया कि वो स्ट्रेस जो है वो विकृति के समानुपाती होता है। और इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ। तो आपसे ये जो जो है, ये आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा, ये किसका नियम है, तो सीधे लगा के आओगे हुक्स का, ये लिख देगा, आपको ऑप्शन में दे देगा 3-4, और आपसे ये पूछ लेगा, तो इसको जो है नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब अगले नियम की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला नियम आता है पास्कल।
पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या है? पास्कल लॉ में बहुत छोटी सी एक चीज़ समझ लीजिए। पास्कल लॉ में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बस एक चीज़ जान लेनी है कि जो फ्लूइड होता है, जो तरल होता है, जैसे कि मान के चलिए कि ये एक सिस्टम है, और यहाँ पर ये 10 kg का एक वेट रखा हुआ है, और इसमें ये फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, फ्लूइड का मतलब है कि कोई तरल है, कोई भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक नॉब है, ऊपर से आप बल डाल रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या होगा, बस पास्कल ने ये बताया कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे और सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम प्लस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और इस पूरे सिस्टम में, ये जो सिस्टम है पूरा, इस सिस्टम में अगर आप कहीं पे भी प्रेशर को चेक करेंगे ना, तो वो क्या होगा, वो यहाँ पर जो प्रेशर होगा ना, वही प्रेशर यहाँ पर होगा। प्रेशर जो है वो समान होता है। तो बस पास्कल का नियम आप ये जान लीजिए कि प्रेशर जो होता है, दाब जो होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, प्रेशर जो है, दाब सभी जगह समान होता है। बस इसको याद रखना। बोल देगा पास्कल के नियम के अनुसार दाब जो है वो सिस्टम में, कोई भी सिस्टम ले सकते हैं, वहाँ पे विपरीत मतलब डिफरेंट होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, समान होता है, कैसा होता है? तो आप बताओगे समान होता है। तो इस जो ये वर्ड है ना, इस वर्ड को ध्यान रखना, ये वाला। ठीक है, अब एक और जो है लॉ पढ़ लेते हैं, उसका नाम है आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, आर्चिमिडीज लॉ। ये लॉ इम्पोर्टेंट भी है, और आप अगर पिछले साल के एनटीपीसी के और ये एएलपी वाले क्वेश्चन उठा कर देखोगे ना, तो हुक से और पास्कल से, आर्किमिडीज से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, फिर इनमें से कौन सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का रिजल्ट है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। देखिए, आपने जैसे कि ये जो है आपकी नदी है, ध्यान से सुनिएगा, आपको ऐसे समझा दूंगा कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और मतलब आपको तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपने वो चीज़ें देखी भी होंगी। ये नदी बह रही है, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये आपने एक जहाज डाल दिया नदी में, जहाज पड़ा हुआ है, ठीक है, जो है ये नदी में जहाज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका अब हुआ क्या, नदी में जहाज डाला हुआ है, तो हमारे आर्किमिडीज लॉ के अनुसार, या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो आर्किमिडीज हैं, उन्होंने ये बताया कि जब हम कोई भारी कोई भारी वजन वाली वस्तु, मतलब कोई वस्तु ऐसी जिसमें भार है, जिसमें वेट है, जिसमें मास है, एक्चुअली वेट है, तो जो है आर्किमिडीज ने ये बताया, जब हम उसको पानी में डालते हैं ना, तो पानी में डालने के बाद होता क्या है कि पानी जो है, जो समुद्र है, जो पानी है, वो उस वस्तु पे, उस भार पे एक बल लगाता है नीचे से ऊपर। इसको शायद मेरे ख्याल से, मुझे हिंदी में ध्यान आ रहा है, इसको बोलते हैं उत्पलन, उत्पलन या अतपलन, उत्पलन बल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेयॉन्सी फोर्स। इंग्लिश में याद है मेरे को, मैं लिख दे रहा हूँ, बेयॉन्सी, बियॉन्सी फोर्स, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको कि जब ये जब समुद्र में ये जो जहाज पड़ा हुआ है, तो नीचे से ऊपर पानी भी जो है, नीचे से ऊपर एक बल लगाता है, जिसको बोलते हैं बेयॉन्सी फोर्स, उत्पलन बल बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, चलिए, अब हुआ क्या, इससे होता क्या है कि आर्किमिडीज साहब ने ये बताया हमें, आर्किमिडीज साहब ने ये बोला
कि जो ये बल लगा रहा है ना, ये जो बल का मैग्नीट्यूड है, जो परिमाप है, बेयोंसी फोर्स जो है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, बेयोंसी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाप है, ये बराबर होता है किसके, जितना ये तुम्हारा जो वाटर है, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसके, मतलब जितना वाटर ये जहाज द्वारा हटाया गया है, अपनी अपना स्पेस बनाएगा ना। जब आप पानी में कोई चीज़ डालते हो तो आपने देखा होगा वो अपना स्पेस बनाता है, पानी को साइड में करता है, हटाता है। तो जितना पानी पानी डिस्प्लेस करा है, हटाया गया, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, उसके वेट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस का मतलब ये जो हटाया गया पानी, ठीक है। ये बेयोंसी साहब ने बताया। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब आप घर वगैरह में अपने नहाते होंगे, मग्गे वगैरह से नहाते होंगे, तो इसकी ये बाल्टी है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ पे। और जब आप ये मग्गा इसमें नीचे डालने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हो, तो नीचे से आपने देखा होगा मग्गा ऊपर आता है, तो नीचे से बेयोंसी फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये बेयोंसी फोर्स क्या कर रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बोला, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने, आर्किमिडीज साहब ने ये बोला कि जो ये नीचे का बेयोंसी फोर्स है ना, ये बराबर है जितना मग्गा ये पानी हटा रहा है उसके वेट के। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और ये आपका एनटीपीसी और एएलपी में उठा के देखोगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे, ठीक है। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर बाय मग, मतलब जो भार है वो पानी, जो भार है वो पानी, पानी जितना हटाया गया है मग के द्वारा, उसका जो भार है वो बेयोंसी फोर्स के बराबर है, उत्प्लन बल के बराबर है। ये आर्किमिडीज साहब ने कहा, बस इस चीज़ को ध्यान रखना। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी ये चीज़ें, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ। आगे एक छोटा सा टॉपिक आता है सरफेस टेंशन, जिसको पृष्ठ तनाव बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना डालिए जैसे कि साबुन जब नीचे चिपक जाता है तो वो क्यों नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है साबुन वाला। साबुन की टिकिया, साबुन की टिकिया जब जो है ज़मीन पे गिर जाती है तो वो उठा नहीं पाते उसकी वजह से। साबुन की टिकिया, टिकिया ना उठाने, ना उठाने की वजह, ये एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो वो होता है सरफेस टेंशन, मतलब पृष्ठ तनाव। नीचे लिख दे रहा हूँ, ये है पृष्ठ तनाव। इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और बाकी का कुछ नहीं है। आगे बढ़ रहा हूँ। अब करते हैं वायुमंडल दाब की बात, एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो हेडिंग डाल दीजिए एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल दाब। ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, देखिए आपने देखा होगा कि हमारे जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारी गैसें हैं। जब आपने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में अगर थोड़ा सा आइडिया होगा, जिसकी हमारे यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो इस तरीके कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे वायुमंडल में, तो इस तरह की गैसेस हैं। तो ये एक तरीके की गैसियस मिक्सचर है हमारा वायुमंडल। तो ठीक है, तो उसकी वजह से जो दाब बनता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके, जो है
मैं एपी लिख रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्रू गैसियस मिक्सचर। जो गैसियस मिक्सचर की वजह से जो दाब बनता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा, ये मतलब पेपर में आने वाली चीज़ नहीं है। पेपर में आने वाली चीज़ क्या है उसको नोट डाउन कर लो। पेपर में आने वाली चीज़ है कि आप वायुमंडल दाब को नापते किससे हैं, उस वो नापते हैं बैरोमीटर से। एक मिनट, ये लिख लो। ये क्वेश्चन में आता है, यहाँ वायुमंडल दाब किससे नापते हैं, बैरोमीटर से। ठीक है, अगला लिख देता हूँ, कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वायुमंडल दाब जो है हम उससे नापते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, जब हम पहाड़ी पे जाते हैं तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एपी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा हो जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, पहाड़ी पर वायुमंडल दाब घट जाता है। ये क्वेश्चन एज इट इज आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि हाँ पहाड़ी पर जो है वायुमंडल दाब क्यों घट जाता है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि पहाड़ी पर खाना पकाने में देर क्यों लगती है। तो खाना पकाने में देर इसलिए लगती है कि क्यों पहाड़ी पर वायुमंडल दाब जो है वो घट जाता है, जिसकी वजह से जो पानी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। अभी क्या है, पानी गर्म करोगे तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा, लेकिन पहाड़ी पे ऐसा नहीं होगा। पहाड़ी पे 150 डिग्री 200 डिग्री पे जाके उबलेगा। समझ रहे हो, इसकी वजह से, इस वजह से खाना बनाने में देरी होती है, खाना जो है बनाने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होता है आपका। तो बस आप एक चीज़ ध्यान रखिए, पहाड़ी पर वायुमंडल दाब जो है वो घट जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बस जो है, जो हिल्स एरिया में जो है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो जो है आपका गिर जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब एक टर्म, एक लास्ट टॉपिक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। इससे क्वेश्चन बनता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए इसमें ना क्वेश्चन जो है वो आपका फॉर्मूला वॉर्मूला ऐसा कुछ चीज़ नहीं आती। इसमें क्वेश्चन आता है मतलब उदाहरण के बेस पे। उदाहरण दे देंगे, पूछेंगे कि ये कौन सा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लीनियर है, या फिर बोल देंगे आपसे कि ये कैसी गति है, सर्कुलर गति है। जो मैंने आपको पहले मोशन पढ़ाए थे उसमें से कुछ पूछ लेंगे। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को पहचानते कैसे हैं। हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ इसको, सरल आवर्त गति। ठीक है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाँ ये जो एग्जाम्पल जो मुझसे क्वेश्चन में पूछा है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, सरल आवर्त गति का है, ना कि सर्कुलर मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हमने। ठीक है, मोशन पढ़ा हमने, ये सारी चीज़ें पढ़ी हमने। तो उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, जो सरल आवर्त गति है, आपको बस ये पहचान में आना चाहिए कि हाँ ये किस तरीके की गति होती है। आप एक उदाहरण के तौर पे डिफरेंस करना सीख जाएं, तो इसको देख लेते हैं। देखिए सरल आवर्त गति क्या होती है, इसका बहुत मैं मतलब आपको छोटा सा एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उससे आप चीज़ समझ जाएंगे। क्या, सरल आवर्त गति का एक पॉइंट नोट डाउन कर लो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आप एग्जाम्पलों को पहचानेंगे। क्या है वो, कि अगर कोई बॉडी, अगर कोई बॉडी है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सरल हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, अगर कोई बॉडी अपना मोशन रिपीट करती है, दोहराती है, तो वो, तो वह सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। हार्मोनिक मोशन में है मतलब वो, अगर कोई बॉडी अपना जो है मोशन जो है अपना अपना अगर, एक सेकंड यहाँ पे मोशन लिखना भूल गया, अपना मोशन
रिपीट करती है, तो अगर कोई बॉडी अपना मोशन रिपीट करती है, ठीक है, तो वह सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कैसे। देखिए, आपने वो देखिए घंटे वाली घड़ी देखी है जिसमें घंटा इधर उधर चलता रहता है। देखिए, ये उसका पेंडुलम है। तो आप देखेंगे कि वो इधर जाता है, एक मैक्स टू मैक्स रीच पॉइंट होता है उसका, वो यहाँ तक जाएगा, ठीक है, फिर वो इधर आएगा, फिर वो इधर चला जाएगा। अब देखिए, इस एग्जाम्पल से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मतलब ये कैसे सिंपल हार्मोनिक हो गया, मैं ये बता रहा हूँ। हम यहाँ इस पोजीशन से, ये P1 पोजीशन है, ये P2 पोजीशन है, और ये सॉरी ये P2 मान लीजिए, ये P0 मान लीजिए, ठीक है। अब ये P1 पोजीशन से यहाँ से मैं इसकी गति को, इसके मोशन को एनालिसिस करना शुरू करता हूँ, मतलब मैं देखना शुरू कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, ये मोशन, ये इसने इधर मूव करा, यहाँ पर आई, फिर और इधर मूव करा, ठीक है। और जैसे ये यहाँ P2 पोजीशन पर आई, फिर इसके बाद आपने देखा पेंडुलम P2 पोजीशन पर आया, फिर इसने दोबारा रिपीट करना शुरू कर दिया, सॉरी दोबारा इन द सेंस, फिर ये वापस आया अपनी इनिशियल पोजीशन पे, यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो अब क्या हुआ, इसका एक चक्कर पूरा हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जैसे ही यहाँ पहुंचा था, उसने अपनी इनिशियल जो P1 पोजीशन थी वो दोबारा वहां पर दोबारा आ गया। अब क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो अब हम पहचानेंगे कैसे, हम ऐसे पहचानेंगे, अभी दोबारा रिपीट करेगा ये, अब दोबारा इधर चल देगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर दोबारा रिपीट कर, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर दूसरा चक्कर कंप्लीट। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है अपनी मोशन को, अपनी गति को रिपीट कर, मतलब अपनी पोजीशन को बार बार उसी पोजीशन पे आके और अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। पहले यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, फिर यहाँ पहुँचा, और फिर यहाँ से दोबारा यहाँ आ गया, ठीक है। अब जब यहाँ पर आ गया तो उसका एक चक्कर पूरा हुआ, फिर क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, फिर ये दोबारा यहाँ पे वापस चल दिया। तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, क्यों, क्योंकि ये अपनी गति को, अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी चीज़ें सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो है। अब इसमें एक चीज़ आती है, जो ये P0 वाली वो पोजीशन है ना, P0 पोजीशन को कुछ चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर जो नेट फोर्स होता है वो 0 होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, PE लिख दे रहा हूँ, ये भी 0 होती है। और काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, KE काइनेटिक एनर्जी वो भी 0 होती है, ठीक है। लेकिन P2 पोजीशन, P3 और P1 पोजीशन पे यहाँ पर क्या है, देखिए, अब जैसे कि आपने क्या करा, आपने क्या करा, इसको आप यहाँ तक खींचते ले गए, और यहाँ पर एक एंड, यहाँ पर आपने जाके छोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में इसमें पढ़ाया था, जब हम किसी टायर को यहाँ पे खींचते हैं तब उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये अभी ये चलना शुरू नहीं करा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो ऐसे पूछ लेता है कभी कभार, आपको ये दे देगा, पूछ लेगा कि P1 पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, P0 पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और P2 पोजीशन पे पूछ लेगा। अब यहाँ पर भी जो है, जब ये पहुंचेगा तो यहाँ पर, अब जैसे कि ये जैसी छूटेगा यहाँ से, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और इस पाथ में, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है ये वाला, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, पॉजिटिव में होगी, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। अब ये यहाँ पहुँचेगा और फिर यहाँ आ जाएगा। अब जैसे ये इस एंड पॉइंट को रीच करेगा, और जब एंड पॉइंट को रीच करेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी फिर इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। और फिर ये वापस चल देगा इस तरीके से। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। बाकी का इसका एक फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट पूछा जाता है, वो और मैं बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला है आपका, जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम का सिंपल हार्मोनिक मोशन, पेंडुलम का टाइम पीरियड, पेंडुलम टाइम पीरियड, एक सेकेंड, पेंडुलम टाइम पीरियड, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए आप, T होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन स्मॉल जी। ये फॉर्मूला कभी कभार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, अगर पेपर थोड़ा अच्छा बन जाता है तो ये आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप सीधे ये फॉर्मूला टिक मार दोगे, ठीक है। तो देखिए, आपका जो है ऐसी आपकी क्लासेस चलती रहेंगी आगे, तो बेफिक्र रहिए।
चीज़ों को ध्यान से समझते रहिए, और एक आध दिन में मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी टारगेटेड, तो उनको भी देखिए। साइंस में पूरी करा दूंगा। एनटीपीसी के लिए साइंस बहुत अच्छी तरीके से कराई जा रही है, क्योंकि एनटीपीसी में अच्छा खासा क्वेश्चन साइंस का होता है, और इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि आपको थोड़ा डेप्थ में पता होना चाहिए। ऊपरी ऊपरी रटने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो? आपको पूछ लिया जाएगा थोड़ा थोड़ा सा डेप्थ में, तो वही मैं लेके चल रहा हूँ उसी तरीके से। तो चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और अगर किसी को क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में या फिर कोई कंसेप्ट में डाउट हो तो अपने नीचे आके पूछ लीजिए, और आगे ऐसी क्लासें मिलती रहेंगी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।